Hello friends, welcome to eFinance Study. I am Dr. Kamini Rai and this is part 2 of this series that is related with the important terminologies related to banking, finance and economics. As you know that this program is useful for the students who are giving bank PO and other bank exams, the students of UPSC, SSC and UGC NET exams, and for all those students who are giving bank and finance related interviews. So today we will cover the following topics, and the topics are CRR, that is cash reserve ratio, SLR, that is statutory liquidity ratio, and inflation and deflation we will cover today. In our last video we have already covered repo rate, reverse repo rate and non-performing asset. So today we will cover all these topics, and at the end of this video we will discuss some multiple choice questions, so please watch till end. So let's start. The first one is inflation and deflation. What is inflation? What are the impacts of inflation in the economy? What is deflation? What are the impacts of deflation in the economy? All these we will discuss here. सो इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है? इन्फ्लेशन मीन्स द इंक्रीज इन प्राइस लेवल. हम कहते हैं ना महंगाई बढ़ रही है. इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई. व्हेन द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज, वो क्या होता है? इन्फ्लेशन. और डिफ्लेशन का क्या मतलब होता है? महंगाई का कम होना. इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई का बढ़ना और डिफ्लेशन का मतलब होता है महंगाई का कम होना. तो इन्फ्लेशन मीन्स एन इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जब गुड्स की, जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज होती हैं वो इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है. एंड डिफ्लेशन मीन्स डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज की, जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं वो डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है. बट वन पॉइंट हियर वी नीड टू नोट दैट इंक्रीज या डिक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल, मतलब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन की सिचुएशन तब होगी जब जनरल प्राइस लेवल में चेंजेस आएंगे. जनरल प्राइस लेवल का क्या मतलब होता है कि किसी एक कमोडिटी की प्राइसेस में इंक्रीज या डिक्रीज होने से इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं आता, बल्कि एन नंबर ऑफ कमोडिटीज़, बहुत ढेर सारी कमोडिटीज़ में, बहुत ढेर सारे गुड्स में और सर्विसेज में जो इकोनॉमी के हैं, जब उनकी प्राइसेस इंक्रीज होती हैं तब इन्फ्लेशन होता है, और जब उनकी प्राइसेस डिक्रीज होती हैं तब डिफ्लेशन होता है. Second point important here is at the same amount of money we will purchase less quantity. अब इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो ऑब्वियसली उतने ही पैसे में जब हम पहले ज़्यादा क्वांटिटी परचेज करते थे, अब उतने ही पैसे में हम कम कमोडिटी, कम क्वांटिटी परचेज करेंगे. तो एट द सेम अमाउंट ऑफ मनी नाउ वी विल परचेज लेस क्वांटिटी देन अर्लियर. पहले से हम अब कम क्वांटिटी परचेज करेंगे. एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन अपोजिट हो जाएगा कि सेम अमाउंट ऑफ मनी में अब हम ज़्यादा क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं. एक और पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन एंड परचेजिंग पावर ऑफ मनी इंक्रीजेज इन केस ऑफ डिफ्लेशन. अब ये परचेजिंग पावर ऑफ मनी का क्या मतलब है? परचेजिंग पावर ऑफ मनी का मतलब है कि करेंसी की, जो मनी की जो वैल्यू है, मनी की जो परचेज करने की वैल्यू है वो कम हो जाती है इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, और मनी की जो परचेज करने की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ डिफ्लेशन. जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे. इन ईयर 2010 में मान लेते हैं मस्टर्ड ऑयल की जो प्राइस थी वो 65 रुपीज़ पर लीटर थी, जबकि इन 2020 में मस्टर्ड ऑयल की प्राइस क्या होगी? वो 130 रुपीज़ पर लीटर होगी. ठीक है. इन दिस सेम वे अगर हम मूवी टिकट्स की बात करें, इन 2010 में जो मूवी टिकट्स की प्राइसेस थी दैट वाज 150 रुपीज़, और अगर हम 2020 की बात करें तो 350 रुपीज़ या उससे ज़्यादा है. इन बोथ दिस सिचुएशन में क्या है? प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं, इसका मतलब इन्फ्लेशन है. यहाँ पे सिर्फ हमने दो एग्जाम्पल लिया, वैसे पूरे इंडिया में लगभग सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हुई. ऑलमोस्ट सारी कमोडिटीज़ की प्राइसेस इंक्रीज हुई. इसका मतलब लगातार इन्फ्लेशन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, क्योंकि प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं. अब पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि अगर हम 350 रुपीज़ में, मतलब जहाँ हमने ऊपर जो एक पॉइंट यहाँ डिस्कस किया था कि परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीजेज, परचेजिंग पावर ऑफ मनी जो है इन्फ्लेशन के केस में डिक्रीज हो जाती है. वो कैसे डिक्रीज होती है? जैसे सपोज फॉर एग्जांपल 350 रुपीज़ में 2010 में हम लगभग 2 टिकट्स परचेज करते थे या उससे ज़्यादा परचेज कर सकते थे 350 रुपीज़ में. लेकिन अगर हम 2020 की बात करें तो हम 1 टिकट परचेज करते हैं या 350 रुपीज़ में वो भी नहीं आता समटाइम्स.
तो कहीं ना कहीं 350 रुपीज़, अमाउंट इज सेम, रुपीज़ इज सेम, करेंसी इज सेम, लेकिन उसकी परचेजिंग पावर क्या हुई, कम हो गई। उतनी ही कमोडिटी में पहले हम ज़्यादा यूनिट्स परचेज करते थे, लेकिन अब उतनी ही प्राइस में हम क्या करते हैं, अब हम कम यूनिट परचेज करते हैं। तो परचेजिंग पावर यहाँ पे क्या हुई, डिक्रीज हुई। जबकि डिफ्लेशन के केस में, डिफ्लेशन का की सिचुएशन में क्या होता है, अगर 2021 में मस्टर्ड ऑयल की प्राइस भी डिक्रीज होती है और मूवी टिकट्स की प्राइस भी डिक्रीज होती है, इन द सेम वे अदर कमोडिटीज़ की प्राइस डिक्रीज होती है, तो वो डिफ्लेशन की सिचुएशन आ जाती है। अनदर पॉइंट हियर इज टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को हम कैसे मेजर कर सकते हैं, हम कैसे कहते हैं कि इन्फ्लेशन है या इन्फ्लेशन कितना है, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं। तो वी हैव टू इंडिसेस, टू प्राइस इंडिसेस, यहाँ दो प्राइस इंडेक्स हैं। द फर्स्ट वन इज WPI, दैट इज होलसेल प्राइस इंडेक्स। द सेकेंड वन इज CPI, दैट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस, जब भी आप कभी इंटरनेट पे सर्च करना कि प्राइजेस ऑफ कमोडिटी, तो होलसेल प्राइस शो करते हैं, या फिर स्टेट वाइज वो कंज्यूमर प्राइस शो करते हैं। तो होलसेल प्राइस का क्या मतलब होता है, जो होलसेलर की प्राइस या रिटेलर की प्राइस होती है, इट मेजर द होलसेल और रिटेल प्राइस ऑफ कमोडिटी। कमोडिटी की होलसेल या रिटेल प्राइस हम मेजर करते हैं। और CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, वो हम मेजर करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब फूड की प्राइजेस में डिफरेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल की प्राइजेस में डिफरेंस, रेस्टोरेंट में जो हम सर्विसेज ले रहे हैं उसकी प्राइजेस में डिफरेंस। जब हम कमोडिटी गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइजेस में डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, वो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू फाइंड आउट करते हैं। हालांकि इसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब हम सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आपको केवल ये लर्न करना है, दीज आर टू इंडिसेस थ्रू विच वी मेजर द इन्फ्लेशन या फिर डिफ्लेशन हम मेजर कर सकते हैं। One more point here is सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर्स इन्फ्लेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेजर करती है इन्फ्लेशन, एंड इन द सेम वे डिफ्लेशन इज मेजर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन दोनों को मेजर करती है। नाउ बोथ द इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन इज नॉट गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी। मतलब ज़्यादा इन्फ्लेशन, मोर इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड, ऑल्सो मोर डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड। वाई इट इज़ नॉट गुड, अगर हम डिफ्लेशन की बात करते हैं तो इवन डिफ्लेशन इज़ मोर डेंजरस सिचुएशन देन इन्फ्लेशन। क्यों है ऐसा, क्योंकि डिफ्लेशन जो है, डिफ्लेशन इट ऑलवेज कम्स आफ्टर रिसेशन, वो हमेशा रिसेशन के बाद आता है। अब ऐसा क्यों होता है, जैसे डिफ्लेशन की सिचुएशन में जनरली हम क्या कहते हैं कि प्राइजेस कम हो गई, जनरल प्राइजेस कम हो गई, गुड्स सर्विसेज के प्राइजेस कम हो गए, तो पीपल आर हैप्पी। लेकिन इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है। अगर इकोनॉमी के लिए डिफ्लेशन इज़ नॉट गुड, और कोई चीज़ अगर इकोनॉमी के लिए अच्छी नहीं है तो ऑब्वियसली फिर वो हमारे लिए भी अच्छी नहीं है। ऐसा क्यों होता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल बिजनेसेस हैं, इन केस ऑफ डिफ्लेशन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, जब जनरल प्राइस लेवल डिक्रीज हो जाता है। बिजनेसेस हैं, बिजनेसेस की मान लेते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन में, पहले नॉर्मल सिचुएशन में बिजनेस की जो एक यूनिट थी, मतलब एक यूनिट ऑफ कमोडिटी वो 100 रुपीज़ में सेल होती थी, तो डिफ्लेशन की सिचुएशन में वो क्या होगी, एक यूनिट 70 रुपीज़ में सेल होती थी होगी। अब अगर 100 यूनिट कोई प्रोडक्शन कॉस्ट दैट इज़ 60 रुपीज़, और उस पर प्रॉफिट अर्न करते थे वो नॉर्मल सिचुएशन में, अब वो क्या करेंगे, 60 रुपीज़ कॉस्ट तो एज इट इज़ रहेगी क्योंकि गुड्स प्रोड्यूस हो चुका है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, सिर्फ 10 रुपीज़ की प्रॉफिट होगी। तो हियर इन दिस वे यू मे सी दैट कि फर्स्ट सिचुएशन में, नॉर्मल सिचुएशन में जो प्रॉफिट मार्जिन हायर थी वो डिफ्लेशन की सिचुएशन में क्या हुई, कम हो गई। तो when firms earning capacity is reducing, when businesses their profit margin is reducing, तो वो अपने businesses को कैसे मैनेज करेंगे, अपने businesses को मैनेज करने के लिए वो क्या करेंगे, वो कॉस्ट कटिंग करेंगे। कॉस्ट कटिंग मतलब अपने बाकी सारे एक्सपेंसेस कम करेंगे सो दैट बिजनेस के एक्सपेंसेस मैनेज हो सकें। तो जब भी कॉस्ट कटिंग की बात आती है तो सबसे पहले एम्प्लॉयज़ आते हैं। एम्प्लॉयज़ क्यों आते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयज़ को हम कम पैसे में ज़्यादा काम करा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम कॉस्ट कटिंग की बात करते हैं तो जैसे ही कॉस्ट कटिंग होगी ले ऑफ स्टार्ट होंगे। ले ऑफ्स का मतलब क्या होता है, टेम्परेरी डिसमिसल ऑफ एम्प्लॉयज़ फ्रॉम द बिजनेस, बिजनेस से टेम्परेली एम्प्लॉयज़ को निकाल देना। तो जॉब कटिंग हुई, जॉब कटिंग होगी तो डिफ़ॉल्ट इन डेट पेमेंट्स होंगे, लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो अपने लोन को टाइमली पे नहीं करेंगे। इन दिस सेम वे बिजनेसेस क्या करेंगे, बिजनेसेस भी अपने लोन को टाइमली पे नहीं करेंगे। जब लोन टाइमली पे नहीं होगा तो फिर जो बैंक्स हैं, बैंक्स की फाइनेंशियल सिचुएशन पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, क्योंकि बैंक्स की फाइनेंशियल सिचुएशन भी अच्छी नहीं होगी।
तो ले ऑफ्स और डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट्स ये दोनों सिचुएशन हो सकते हैं इन फॉर्म ऑफ कटिंग, कॉस्ट कटिंग। अब अगर ले ऑफ्स होते हैं, जॉब लॉसेस होती हैं, तो उससे क्या होगा, रिडक्शन फैमिली इनकम, फैमिली की इनकम कम हो जाएगी। फैमिली की इनकम कैसे कम हो जाएगी कि अगर एक फैमिली में एक पर्सन कमाने वाला था, अब उसकी इनकम नहीं आ रही है, उसकी जॉब चली गई है, तो ऑब्वियसली उसकी इनकम, जो फैमिली की इनकम है वो रिड्यूस होगी। और जब फैमिली की इनकम रिड्यूस होगी तो कंजप्शन कम हो जाएगा। कंजप्शन कम कैसे हो जाएगा कि अब हमें जो केवल गुड्स ऑफ नेसेसिटी हैं उसको ही हम परचेज करेंगे, अननेसेसरी गुड्स को हम मार्केट से परचेज नहीं करेंगे। कंजप्शन रिड्यूस होगा तो इसका इफेक्ट क्या होगा, डिक्रीज इन डिमांड, मार्केट से लोग गुड्स सर्विसेज नहीं परचेज करेंगे तो डिमांड कम होगी। अगर डिमांड कम होगी तो लेस सेल्स एंड लेस प्रॉफिट, मार्केट में सेलिंग कम हो जाएगी। और अगर मार्केट में सेलिंग कम होगी तो बिजनेसमैन को प्रॉफिट कम होगा। अगर प्रॉफिट कम होगा तो अगेन सेम प्रॉब्लम अराइज होगी कि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। और प्रोडक्शन प्रोसेस अगर स्टॉप होगा तो गवर्नमेंट को जो टैक्स के फॉर्म में रेवेन्यू जनरेट होती थी वो गवर्नमेंट को जनरेट नहीं होगी। तो दिस इज़ मोर डेंजरस सिचुएशन देन इन्फ्लेशन। अब हम इन्फ्लेशन की बात करते हैं। वाई इन्फ्लेशन इज़ नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। लिटिल बिट इन्फ्लेशन शुड बी देयर, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि थोड़ा इन्फ्लेशन हो, क्योंकि थोड़ा इन्फ्लेशन अगर होता है तो उससे गवर्नमेंट को भी बेनिफिट होता है और इकोनॉमी में ग्रोथ आती है। लेकिन बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर इनकम ग्रोथ इज़ मोर देन इन्फ्लेशन, हमारी इनकम ग्रोथ इन्फ्लेशन से ज़्यादा है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि हम रिलैक्स सिचुएशन में हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है, हमारी इनकम ज़्यादा है और महंगा उस हिसाब से उतनी ज़्यादा नहीं हो रही है। तो उस सिचुएशन में हम रिलैक्स हो सकते हैं, चलो ठीक है हमारी इनकम तो बढ़ रही है, उस हिसाब से महंगाई नहीं बढ़ रही, तो हम और चीज़ें परचेज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी इनकम के बराबर इन्फ्लेशन है, इन दैट सिचुएशन क्या है, उसमें भी हमें बहुत ज़्यादा वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जितनी हमारी इनकम इंक्रीज़ हो रही है उतनी ही महंगाई बढ़ रही है, तो हम चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन डेंजरस सिचुएशन तब आती है जब इनकम ग्रोथ इज़ लेस देन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन इज़ मोर देन इनकम ग्रोथ, इन्फ्लेशन ज़्यादा है और इनकम ग्रोथ कम है। उस सिचुएशन में क्या होगा, क्योंकि हमारी इनकम इतनी ज़्यादा नहीं है कि हम इन्फ्लेशन को उसे कोप अप कर पाएँ, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी सेविंग को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे। जब हम अपनी सेविंग्स को यूज़ करना स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली बैंक से क्या होगा, बैंक में लोग सेविंग करना बंद कर देंगे, बैंक से लोग लोन लेना बंद कर देंगे, तो फिर बैंक्स की इनकम पे इम्पैक्ट होगा। तो ये सिचुएशन अगर आती है तो वी नीड टू बी इन स्ट्रेस, बिकॉज दैट इज़ द सिचुएशन ऑफ वरीइंग। अब हम बात करते हैं यहाँ पे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन की। तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो सकता है एंड डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है। दीज आर डिफरेंट सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन। अगर हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं, कॉस्ट पुश, कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तब भी महंगाई आती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होता है, व्हेन प्राइजेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीजेज, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइजेस इंक्रीज हो रही है। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है, हमारे रॉ मटेरियल, लेबर कॉस्ट, कैपिटल कॉस्ट, इंटरेस्ट कॉस्ट। जब हमारे रॉ मटेरियल की प्राइस इंक्रीज, मतलब इनपुट की प्राइस इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली आउटपुट की प्राइस भी इंक्रीज होगी। जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो इंक्रीज होगा तो मार्केट में ज़्यादा प्राइस में हम गुड्स सेल करेंगे, और जब ज़्यादा प्राइस में गुड्स सेल करेंगे तो प्राइस इंक्रीज होती है, तो डिमांड क्या होता है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग हाई प्राइस पे गुड्स को परचेज नहीं करेंगे। अगेन डेंजरस सिचुएशन फॉर द इकोनॉमी, क्योंकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। अब हम डिमांड पुल इन्फ्लेशन की बात करते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का क्या मतलब होता है, जब प्रोडक्ट्स की, जब कमोडिटीज़ की प्राइसेस अचानक से मार्केट में बढ़ जाती हैं, तो उस सिचुएशन में क्योंकि हमारे पास सप्लाई लिमिटेड है, तो सब डिमांड को कंट्रोल करने के लिए और सप्लाई देने के लिए हम क्या करते हैं, हम प्राइजेस को, गवर्नमेंट क्या करती है, वो प्राइजेस को इंक्रीज़ कर देती है। लाइक फॉर एग्जांपल अभी आप देख रहे होगे कि लॉकडाउन से पहले, इन दिस पेंडेमिक सिचुएशन, मार्च में जब लॉकडाउन लगा था उस समय अचानक से सैनिटाइज़र की प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गए थे, क्योंकि सैनिटाइज़र की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे और इतनी सैनिटाइज़र्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी। तो उन सिचुएशन में क्या हुआ कि लोगों ने सैनिटाइज़र को परचेज़ करना शुरू कर दिया, और कहीं ना कहीं सैनिटाइज़र की सप्लाई को मेंटेन करने के लिए बिजनेसमैन ने क्या किया, उसके प्राइजेस को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया। हालांकि वो एक अलग सिचुएशन थी, क्योंकि उसमें बिजनेसमैन ने प्रॉफिट अर्न करने के लिए ऐसा किया। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में अगर सारी कमोडिटीज़ की डिमांड बढ़ जाती है तो डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइजेस इंक्रीज़ किया जाता है। ऐसा क्यों होता है, सपोज फॉर एग्जाम्पल पीपल हैज़ मोर मनी देन बिफोर, लोगों के पास पहले से ज़्यादा पैसा आ गया। पहले से ज़्यादा पैसा कैसे आ गया,
लोगों की गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने लाइक टैक्स रेट कम कर दिया, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, हमारी सेविंग पे इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, या फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइक हमारे लोन का इंटरेस्ट रेट कम कर दिया। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा, हमारे पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे। जब हमारे पास पैसे ज़्यादा होंगे तो हम ज़्यादा कमोडिटी परचेज़ करेंगे, इवन वो कमोडिटी भी परचेज़ करेंगे जिनकी पहले हमें ज़रूरत नहीं थी, या फिर जैसे पहले हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, हम अब उसे परचेज़ करना स्टार्ट करेंगे। सो इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि मार्केट में लिमिटेड सप्लाई है, बिकॉज वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज, तो कहीं ना कहीं डिमांड को कंट्रोल करने के लिए प्राइजेस को इंक्रीज करना होगा। तो ये दो डिफरेंट सिचुएशन है जिसके थ्रू हम इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं। नाउ व्हाट आर डिफरेंट टूल्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। सो वी हैव डिफरेंट टूल्स लाइक CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट एंड बैंक रेट। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और CRR, SLR इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे, बट इसके थ्रू RBI क्या करती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अब हम डिफ्लेशन की बात करते हैं, हम डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करते हैं। तो वी आर हैविंग डिफरेंट टूल्स टू कंट्रोल डिफ्लेशन, लाइक द फर्स्ट वन इज ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द गवर्नमेंट, बाय द RBI। ओपन मार्केट ऑपरेशन बाय द RBI। RBI क्या करती है, ओपन मार्केट में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करती है, चाहे बैंक से परचेज करती है या फिर गवर्नमेंट से परचेज करती है। तो जब RBI गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ परचेज करती है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि वो मार्केट में पैसा आता है। जब मार्केट में पैसा आएगा तो बैंक्स और ज़्यादा लोन दे सकते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा आता है तो गवर्नमेंट स्पेंडिंग कर सकती है, इन्वेस्टमेंट कर सकती है। इन दैट सिचुएशन हमारा डिफ्लेशन कंट्रोल हो सकता है। दूसरा, लोअरिंग द टारगेट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट कम कर देती है, इन जैसे लोन पे इंटरेस्ट रेट को कम कर दिया, तो अब क्या है, पब्लिक ज़्यादा लोन ले सकेगी, मार्केट में पैसा आ जाएगा, गवर्नमेंट ज़्यादा लोन ले सकेगी, मार्केट में पैसा आ जाएगा। तो इन दैट सिचुएशन भी हम क्या करते हैं, डिफ्लेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, क्योंकि डिफ्लेशन की सिचुएशन में जो प्राइवेट प्रोडक्शन है वो तो बंद हो चुके हैं, फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन कम हो गया, तो उस सिचुएशन में गवर्नमेंट को स्टेप लेना पड़ेगा कि वो अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज करे, अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करे, अपनी फैक्ट्रीज में प्रोडक्शन करना स्टार्ट करे, जिससे लोगों का एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, रोड्स बनाना शुरू करे, ब्रिजेस बनाना स्टार्ट करे, मेट्रोज बनाना स्टार्ट करे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, मार्केट में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, लोगों के पास पैसे आएंगे और कहीं ना कहीं डिफ्लेशन की सिचुएशन कम हो जाएगी। और क्या कर सकती है गवर्नमेंट, कट कर सकती है टैक्स रेट्स। टैक्स रेट्स कौन से, जो प्रोडक्शन पे टैक्सेस लगते हैं, रॉ मटेरियल पे टैक्सेस लगते हैं, लोगों की इनकम पे टैक्सेस लगते हैं, अगर वो टैक्स रेट्स कम हो जाएंगे तो मार्केट में मनी सर्कुलेशन ज़्यादा होगी, बिजनेसमैन वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, और कहीं ना कहीं डिफ्लेशन कंट्रोल में आएगा। नाउ CRR एंड SLR। CRR स्टैंड्स फॉर कैश रिजर्व रेशो, SLR स्टैंड्स फॉर स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो। CRR में क्या होता है, CRR और SLR दोनों ही काइंड ऑफ रिजर्व हैं। आप यहाँ पे ये देख रहे होगे, कैश रिजर्व रेशो या स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये दोनों काइंड ऑफ रिजर्व हैं जो कि बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है कि बैंक्स अपने पास इस रिजर्व को मेंटेन करें। जैसे फॉर एग्जांपल कमर्शियल बैंक्स हैं, इंडिया में ढेर सारे बैंक्स हैं, चाहे प्राइवेट सेक्टर के बैंक हो या पब्लिक सेक्टर के बैंक हो, शेड्यूल बैंक हो, नॉन शेड्यूल बैंक हो, फॉर ऑल द बैंक्स इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द बैंक्स टू डिपॉजिट्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंट विद द RBI। मतलब क्या होता है कि बैंक्स अपनी डिपॉजिट्स का, अपने बैंक्स के पास जो डिपॉजिट्स हैं उन डिपॉजिट्स का एक प्रपोर्शन कैश या कैश इक्विवेलेंट के फॉर्म में RBI के पास रखती है, इसे हम CRR कहते हैं। और ये मैंडेटरी होता है बैंक्स के लिए कि उन्हें इस प्रपोर्शन को RBI के पास रखना ही होता है। या SLR के केस में क्या होता है कि बैंक्स दे कीप विद देमसेल्व्स, व्हाट दे कीप विद देमसेल्व्स। जैसे बैंक्स अपनी डिपॉजिट का एक प्रपोर्शन RBI के पास में रखते हैं, वैसे ही बैंक्स अपने डिपॉजिट्स का दूसरा प्रपोर्शन अपने पास में रखते हैं SLR के केस, मतलब SLR के फॉर्म में, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो के फॉर्म में। और किस फॉर्म में रखते हैं, वो लिक्विड एसेट के फॉर्म में, लाइक कि कैश, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या फिर गोल्ड के फॉर्म में अपने पास ही रखते हैं। ये मैंडेटरी होता है रखना, इन दोनों प्राइजेस को, इन दोनों रेशो को मेंटेन करना ज़रूरी होता है।
और कैसे ज़रूरी होता है, लाइक बैंक्स के पास डिपॉजिट्स आते हैं पब्लिक से, बैंक के पास पैसे कहाँ से आते हैं, बैंक कौन से पैसे को मेंटेन करती है, बैंक के पास पब्लिक डिपॉजिट्स आते हैं या फिर बैंक के पास बिजनेस डिपॉजिट्स आते हैं। बीइंग एन इंडिविजुअल हम क्या करते हैं, बैंक में सेविंग अकाउंट ओपन कराते हैं, हम एफडीज खरीदते हैं, हम रिकरिंग डिपॉजिट्स खरीदते हैं, हम टर्म डिपॉजिट्स खरीदते हैं। इन द सेम वे कंपनीज करती हैं, जो कॉरपोरेट्स बिजनेसमैन होते हैं वो अपना करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, अपना टर्म डिपॉजिट्स रखते हैं। तो बैंक के पास पैसे इस फॉर्म में आते हैं। अब बैंक के पास जो पैसे आए हैं पब्लिक डिपॉजिट से और बिजनेस डिपॉजिट से, बैंक उस पैसे का एक प्रपोर्शन सीआरआर के फॉर्म में आरबीआई के पास रखती है इन फॉर्म ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और दूसरा प्रपोर्शन जो है वो अपने पास रखती है एसएलआर के फॉर्म में, दैट शुड बी इन फॉर्म ऑफ लिक्विड असेट, मतलब वो कैश में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी या फिर गोल्ड में होना चाहिए। अब सीआरआर की करंट रेट आज की डेट में जून 2020 में क्या है, वो 3% है, और एसएलआर की रेट है 21.5%। अब इसे हम कैसे समझ सकते हैं, लाइक बैंक के पास 100 रुपीज़ की एनडीटीएल है। 100 रुपीज़ वैसे तो करोड़ों रुपीज़ की होती है, लेकिन अभी हम यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रहे हैं कि बैंक्स के पास में 100 रुपीज़ की एनडीटीएल, एनडीटीएल क्या क्या मतलब होता है, नेट डिमांड टर्म डिपॉजिट। नेट डिमांड टर्म डिपॉजिट, इसका मतलब है कि पब्लिक के और बिजनेसेस के जितने भी डिपॉजिट्स हैं वो सब एनडीटीएल है। एनडीटीएल को हम सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अभी अभी के लिए फ़िलहाल आपको ये समझना है कि एनडीटीएल का मतलब, एनडीटीएल का एक प्रपोर्शन 3% जो है वो सीआरआर होगा, दैट इज़ 3 रुपीज़। वो बैंक क्या करेगी, आरबीआई के पास में रखेगी इन फॉर्म ऑफ सीआरआर, और 100 रुपीज़ का 21.5%, दैट इज़ 21.5 रुपीज़ वो क्या करेगी, वो अपने पास रखेगी एसएलआर के फॉर्म में। अब सीआरआर पे क्या होता है, बैंक कोई इंटरेस्ट नहीं देती है, इसलिए सीआरआर की रेट जितनी अच्छी होती है बैंक के लिए उतना अच्छा था, क्योंकि सीआरआर पे आरबीआई कोई इंटरेस्ट नहीं देती है। लेकिन एसएलआर के केस में क्या होता है, आरबीआई इंटरेस्ट देती है, इसलिए इसलिए एसएलआर की रेट हमेशा सीआरआर से ज़्यादा होती है। सीआरआर की रेट हमेशा एसएलआर से कम होती है, क्योंकि सीआरआर से बैंक्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता है, लेकिन एसएलआर की रेट क्या होगी, हमेशा सीआरआर से ज़्यादा होगी, क्योंकि एसएलआर के केस में बैंक्स को इंटरेस्ट भी मिलता है। अब ये सारी चीज़ें आरबीआई क्यों करती है, क्यों बैंक्स के लिए मैंडेटरी होता है कि वो सीआरआर और एसएलआर के रेशो को मेंटेन करे, क्योंकि बैंक्स अगर इन रेशो को मेंटेन नहीं करती है तो फिर बैंक्स के ऊपर पेनाल्टी लगती है। वो सारी चीज़ें हम सेपरेट वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अब आरबीआई क्यों करती है ऐसा, टू मेंटेन लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी ऑफ बैंक्स, मीन्स सेफ्टी अगेंस्ट बैड लोन्स, बैंक्स की लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि 100 रुपीज़ में से अगर हम सीआरआर 3 रुपीज़ माइनस कर दें, एसएलआर 21.5 रुपीज़ माइनस कर दें, तो उसके पास जितना भी पैसा बचता है वो सब लोनेबल फंड होता है। इसका मतलब बैंक उसे लोन के फॉर्म में मार्केट में दे सकती है। अब अगर मान लेते हैं सीआरआर और एसएलआर नहीं है, इन दैट सिचुएशन क्या होगा कि बैंक पूरा 100 रुपीज़ मार्केट में लोन के फॉर्म में दे देगी, क्योंकि लोन से तो बैंक को इंटरेस्ट मिल रहा है, इनकम जनरेट हो रही है। अब अगर बैंक ने पूरा का पूरा लोन मार्केट में दे दिया, इन दैट सिचुएशन क्या होती है कि अगर कोई डेटर लोन का पैसा वापस नहीं करता है, मतलब एनपीए हो गया, नॉन परफॉर्मिंग असेट हो गया, इन दैट सिचुएशन क्या होगी कि बैंक्स की जो सॉल्वेंसी, जो बैंक्स की जो बैंकरप्सी के चांसेस हैं वो इंक्रीज़ हो जाएंगे, उनकी सॉल्वेंसी पोजीशन पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। इसलिए आरबीआई ऐसा करती है कि आपको ये रिजर्व्स मेंटेन करके रखने हैं, एंड टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, इसके साथ ही में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए भी आरबीआई ये मेजर्स लेती है। नाउ इट्स टाइम फॉर एमसीक्यूज। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। द फर्स्ट वन इज, इन्फ्लेशन इज द स्टेट इन विच द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस, वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज होती है, वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस, मनी की वैल्यू इंक्रीज होती है, द वैल्यू ऑफ मनी इंक्रीजेस फर्स्ट देन डिक्रीजेस, क्या ऐसा होता है, नहीं ऐसा तो नहीं होता। द वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस फर्स्ट देन इंक्रीजेस लेटर, क्या ऐसा होता है, ऐसा भी नहीं होता। तो आंसर इज फर्स्ट वन, क्योंकि इन्फ्लेशन की सिचुएशन में क्या होती है, जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीज होती है और वैल्यू ऑफ मनी क्या होता है, वो डिक्रीज हो जाता है। The second one is, which of the following concept is just opposite to deflation, deflation के opposite है वो stagflation, inflation, recession and disinflation। इन सब चीज़ों का मतलब आपने नहीं पता है, वो हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन डिफ्लेशन का जस्ट ऑपोजिट होता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल में इंक्रीज, और डिफ्लेशन का मतलब होता है प्राइस लेवल में डिक्रीज हो जाना। तो आंसर इज बी।
Next one is consider the following statements and identify the right one. The first one is गवर्नमेंट कैन रिड्यूस इनडायरेक्ट टैक्सेस टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. क्या ऐसा होता है? हाँ होता है. गवर्नमेंट क्या करती है? टैक्सेस को रिड्यूस करती है तो इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है. दूसरा पॉइंट क्या है? देयर इज ट्रेड ऑफ बिटवीन द ग्रोथ एंड द इन्फ्लेशन इन इंडिया. क्या ऐसा होता है? यस, ट्रेड ऑफ है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन हमारा थोड़ा इंक्रीज होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन होता है तभी इकोनॉमी में ग्रोथ होती है. लेकिन अगर बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन होता है तो इकोनॉमी में स्लो डाउन आ जाता है. तो इसका मतलब ट्रेड ऑफ है बिटवीन द ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन. तो ऑप्शन हियर इज सी, मीन्स बोथ. Next one is what is the maximum ceiling of SLR imposed by RBI on the banks? Maximum ceiling of SLR क्या है? मतलब कि मैक्सिमम जो टोटल डिपॉजिट्स हैं, जो टर्म डिपॉजिट्स हैं, उसका मैक्सिमम कितना प्रपोर्शन SLR के फॉर्म में रखना होता है? 40%, 35%, 30% या फिर 25%. आंसर हियर इज 40%. इसका मतलब RBI मैक्सिमम 40% की लिमिट लगाती है, मतलब 40% से ज़्यादा SLR नहीं हो सकता. One point here we need to know that minimum stipulated of SLR is 0% and maximum is 40%. इसका मतलब है कि मिनिमम कितना भी हो सकता है, 0% भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम 40% से ज़्यादा नहीं होता. सो इन दिस वे वी हैव completed CRR, SLR, inflation and deflation in this video. So I hope you like my video. If you like my video, please click the like button and don't forget to subscribe it. Thank you so much.